हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे मैथ्स और पेडागोजी के पूछे गए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। और इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में निश्चित तौर पे देखने को मिलेंगे दोस्तों। और जो सीटेट में सबसे जो दोस्तों कठिन पार्ट माना जाता है वो समझ लीजिए कि मैथ पेडागोजी का ही है। तो इसको चलिए आज हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ताकि जो है आने वाली परेशानी वो कम हो सके, जिसको आप बेहतर तरीके से अच्छे अंक प्राप्त कर सके एग्जाम में। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो आपका पहला क्वेश्चन रहा कि कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को इस संकल्पना को कैसे समझाएंगी? तो पहला आपका ऑप्शन रहा कि स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी, विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर लिखने के लिए कहेंगी, उन्हें बताएंगे कि यह गलत है और फिर उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेंगी। हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगी, जिससे कोई भ्रम न हो। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर उसे लिखने के लिए कहेंगे। तो ये समस्याएं क्या हो सकती हैं, दूर हो सकती हैं और इस संकल्पना को हम अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो बोला है कि प्रतिचित्रण आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों के से समाकलन किया जा सकता है, या प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। देखिए इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है कि प्रतिचित्रण आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है, तो बिल्कुल सही बात है। प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है, ये भी सही है। और चिंतन को बढ़ाता है, स्थानिक चिंतन को, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे जो गलत है वो एक ही है कि प्रतिचित्रण जो है गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। ये बात गलत है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी बनेगा, क्योंकि पूछा था कि कौन गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है कि आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। कोण, चौपड़, सममिति, प्रतिरूप। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर आप बात करें प्राथमिक स्तर पर, तो आपको एक चीज देखने को नहीं मिलता होगा और वो है आपका कोण। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोण बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं। ऑप्शन आपके रहे गणित के प्रति सकारात्मक वृत्ति को विकसित करने में, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में और समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। सही विकल्प का चयन करिए। तो ये अगर हम बात करें, देखिए ध्यान से दोस्तों, कि गणित के प्रति सकारात्मक वृत्ति को विकसित करने में, ये बात बिल्कुल सही है। गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, तो ये भी बात सही है। और गणित को आनंददायक बनाने में, ये भी सही है। और समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में, ये चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा कि ए बी सी डी। बाकी ऑप्शन आपके नीचे रहे, ठीक है। कूट वाला सब था, कूट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका पहले ये ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान हैं। आपके ऑप्शन रहे पैमाने के प्रयोग से, जियो बोर्ड के प्रयोग से, आलेख यानी कि ग्राफ पेपर के प्रयोग से, कागज मोड़ने के प्रयोग से। तो देखिए इसको हम सबसे अच्छे तरीके से जो समझा सकते हैं वो किसके प्रयोग से है, तो ग्राफ पेपर की मदद से हम इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा सकते हैं कि जो दोनों यानी कि आयत और समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, बिल्कुल समान है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। देखिए क्वेश्चन नेगेटिव है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। तो गणित को बच्चों की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है। समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है।
तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, ये बात भी सही है। तो ये तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल अभी तक सही मिले। अगला भी ऑप्शन देख लेते हैं। तो गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, क्या यह सही है? तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी बनेगा, क्योंकि पूछा था कि गलत कौन है, और गलत है इसमें ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है दोस्तों कि दो अंकीय संख्या को दूसरी एक अंकीय या दो अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है? देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी दो अंकीय या एक अंकीय संख्या को एक दूसरे से गुणा करते हैं तो आपको क्या आना चाहिए? एक तो आप गुणा कर रहे हैं तो गुणन आना ही चाहिए। उसके बाद अगर आप दो अंकीय संख्याओं को गुणा करते हैं तो उसके बाद आपको लास्ट में ऐड भी करना होता है, यानी योग भी करना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, यानी कि गुणन भी आना चाहिए और ये ऊपर वितरण के रूप में ये जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए, तभी आप सही सही उसको गुणा कर सकते हैं, सही आप आंसर ला सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है? क्वेश्चन निगेटिव है, ध्यान दीजिएगा। प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना, लैंगिक भेद, कक्षा कक्ष के अनुभव। देखिए, तो गणित में असफल होने की बात कही गई है तो उसके लिए प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना या कक्षा कक्ष के अनुभव बिल्कुल जो है कि कारण बन सकते हैं, पर इसका लैंगिक भेद से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि गणित में असफल होने के लिए ये कोई कारण नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है कि दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देखिए, जब भी आए दो दशमलव संख्याओं की योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए तो एक चीज़ अपने माइंड में बैठा लीजिए कि हमेशा आप क्या चीज़ ध्यान में रखेंगे, तो ग्राफ पेपर आप माइंड में बैठा लीजिए। जब भी ग्राफ पेपर आ जाए तो वो उस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, अगर दशमलव संख्याओं की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है कि कक्षा 4 के अधिकतर विद्यार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह प्रदर्शित कैसे करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता है? तो क्या इसे संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके गुणन की दो दशमलव संख्याओं कलन विधि को प्रदर्शित करके ग्रेड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके, या एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न भिन्न के गुणन की कलन विधि को संख्या पर प्रदर्शित करके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके, ये आप उसको क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित करके दिखा सकते हैं कि ये हमेशा सदैव सत्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपका ऑप्शन रहे प्रामाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए, केवल अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए, या अप्रामाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए, या अप्रामाणिक मापों का उपयोग प्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि प्रामाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए यदि आप प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? सर्वेक्षण परियोजना जांच सूची, क्षेत्रीय भ्रमण मौखिक परीक्षा जांच सूची, क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण परियोजना, क्षेत्रीय भ्रमण मौखिक परीक्षा और ड्रिल कार्यपत्र। तो यहाँ पे जो दोस्तों राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण और उसके बाद परियोजना, ये बिल्कुल सही होगा। और अपने माइंड में बिठा लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किनका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? संख्या चार्ट, कंप्यूटर जियो बोर्ड, टेलर का गिनतारा कंप्यूटर जियो बोर्ड, कंप्यूटर संख्या चार्ट जियो बोर्ड,
टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट और संख्या चार्ट। तो देखिए दोस्तों, संख्या चार्ट के माध्यम से आप किस तरीके से दृष्टिबाधितों के लिए कोई उपाय कर सकते हैं या उनको क्या समझ में आएगा अगर संख्या चार्ट होगा तो। नहीं तो देखिए, अगर आप इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्वेश्चंस के आंसर को कि पहले में संख्या चार्ट दिया है, इसमें भी संख्या चार्ट है और इसमें भी संख्या चार्ट, तो ये तीनों तो ऐसे ही कट गए, तो बचा आपके पास एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ये और ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि हम संख्या चार्ट के द्वारा दृष्टिबाधितों को जो है कि साधन के रूप में नहीं प्रयोग कर सकते हैं, उनको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है कि संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण हैं। यानी कि 8 से 9 वर्ष के जो बालक होते हैं वो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। क्या वो पंक्तिबद्धता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। प्रतिवर्त्यता अनुपातिक विवेचन, पंक्तिबद्धता वर्गीकरण अनुपातिक विवेचन, पंक्तिबद्धता वर्गीकरण और प्रतिवर्त्यता, वर्गीकरण प्रतिवर्त्यता और अनुपातिक विवेचन। तो जो देखिए 8 से 9 वर्ष के जो बच्चे कर सकते हैं वो कर सकते हैं पंक्तिबद्धता, पंक्तिबद्धता बिल्कुल कर सकते हैं, वर्गीकरण भी कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं चीज़ों को, और प्रतिवर्त्यता, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है दोस्तों कि कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबड़ और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर हैं। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के किस सिद्धांत पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो पहला ऑप्शन आपका रहा स्थिर क्रम और अमूर्तन चिंतान सिद्धांत, एकाएकी संगतता सिद्धांत, अमूर्तन सिद्धांत और अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पर उसको कठिनाई का सामना पड़ रहा है दोस्तों किस सिद्धांत का, तो अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत का क्या हो रहा है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों आज के सेशन में ये हम लोग पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन किए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे मैथ पेडागोजी के अंदर। इस तरीके से क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करे हुए नहीं जाइएगा। जय हिंद।